ऑफ असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर। लास्ट टाइम जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने एक असाइनमेंट दी थी ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए रिलेटेड। तो अगर आप लोगों ने वो कर लिए देख लिया, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं उसके रिलेटेड। फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसका क्वेश्चन लाजमी आता है उसके रिलेटेड। जितने भी मैंने एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर के टेस्ट दिए थे या ये वाला टेस्ट दिया था, तो उसमें ये लाजमी उन्होंने पूछा हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन का। लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आज सबसे पहले हमने देखनी है फूड इंडस्ट्री। और ये आप लोगों ने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जितनी भी स्लाइड्स हैं ये आप लोगों ने बस इनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। इनमें से लाजमी एक ना एक आधा एमसीक्यूज आया हुआ है, और उसके रिलेटेड ही मैंने चीजें इस स्लाइड्स में लिखी हुई हैं। अच्छा, फूड इंडस्ट्री में ये इन्होंने ये क्वेश्चन इस तरह सिंपल नहीं था पूछा। इसमें ये था कि जैसे नेस्ले है एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो ये सबसे पहले कहाँ पे, इसका मतलब मदरलैंड कौन से थे, कहाँ पे लॉन्च हुई थी, वो थी स्विट्जरलैंड में। इसी तरह जो यूनिलीवर है वो एक यूके बेस्ड ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसका जो लंदन में है। ठीक है, रफान मेज जो है वो एक ये एफिलिएटेड है इंग्रेडियोन, जो कि यूएसए बेस्ड कंपनी है। और केएनएस ये एक पाकिस्तानी मल्टीनेशनल पोल्ट्री एंड फ्रोजन फूड इंडस्ट्री है। ये इसके रेट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारा जो फूड इकोनॉमिक्स मार्केट इकोनॉमिक्स है, कि फूड कैसे जो उसकी इकोनॉमी है उसके रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन में से ही आता है कि जो एग्रीकल्चर है वो उसकी प्रोडक्शन सीजनल बेस होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि रोटेशन चलता है, कि हमारी जो फसलें होती हैं थ्रू आउट द ईयर नहीं होती, बल्कि उनमें एक रोटेशन होता है कि 6 माह की एक फसल होगी, उसके बाद हमारी 6 माह की नेक्स्ट होगी, इस तरह की रिलेटेड, इसलिए इसको हम सीजनल प्रोडक्शन इसकी कहते हैं। लेकिन अब ये चीजें होती हैं कि अगर सीजनल प्रोडक्शन होती है, जाहिर सी बात है जो हमारी बेसिक नीड है फूड की वो तो थ्रू आउट द ईयर वही की वही रहती है। जैसे हमारी वीट होगी, राइस होगी। तो उसमें अब ये होगा कि पीक सीजन के ऊपर फिर अगर हमारे पास, क्योंकि तब जब प्रोडक्शन होती है तब तो हमारे पास एक्सेस में अमाउंट होती है कोई भी हमारी जो कमोडिटी होती है। और जो इकोनॉमिक्स है वो कहती है सप्लाई एंड डिमांड। याद रखना, जब भी सप्लाई और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन है, जहाँ पे डिमांड ज्यादा होगी वहां पे सप्लाई कम होगी, और जहाँ पे सप्लाई सप्लाई ज्यादा होगी वहां पे डिमांड कम होगी। यानी इन्वर्स रिलेशन होता है। इसलिए जब पीक सीजन होगा, यानी जब हार्वेस्टिंग हो रही होगी, तो जो फूड की प्राइसेस होती है ना वो शार्पली फॉल कर जाती हैं, क्योंकि तब हमारे पास सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है। और जाहिर सी बात, जब डिमांड कम होगी तो प्राइसेस फॉल डाउन कर जाती हैं। इसलिए जो डिमांड ऑफ अ फूड है ना वो पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब वो ईयर बाय ईयर, वो जाहिर सी बात है। अब हमें अब ये तो नहीं कि 6 माह हम वीट खा ले तो 6 माह हम राइस खा ले, ऐसा तो नहीं ना होता। वीट तो अब हमारी मेन स्टेपल फूड है, तो उसको थ्रू आउट द ईयर हमें वो चाहिए होती है। इसलिए क्या करते हैं कि जो एक्सेसिव अमाउंट होती है किसी भी हमारे पास जो फूड कमोडिटी या फ्रूट्स हो गई, वेजिटेबल्स होगी, जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं उनको प्रिजर्व कर लेते हैं। जैसे कोई फ्रोजन वेजिटेबल्स, अक्सर अब आप देख लें जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे पास, फ्रूट्स मोस्टली जो होते हैं वो अब थ्रू आउट द ईयर ही आ रहे होते हैं, चाहे वो गर्मी का हो या सर्दी का फल हो, लेकिन वो हमें अवेलेबल होता है गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। क्यों? क्योंकि वो प्रिजर्व किया होता है, ताकि उसकी जो सप्लाई है वो थ्रू आउट द ईयर उसको कर सके, और ताकि हमारी जो पेरिनियल डिमांड है अगेंस्ट सीजनल सप्लाई वो थ्रू आउट द ईयर चल सके। इसके बाद है जो अर्बनाइजेशन है, उसने जो टू डिस्टिंक्ट एरिया में पूरे रीजन को डिवाइड किया हुआ है। वो क्या है, एक फूड प्रोड्यूसिंग है और एक दूसरा फूड कंज्यूमिंग है। जाहिर सी बात है जहाँ पे अर्बनाइजेशन यानी अर्बन शहरी इलाका ज्यादा होगा वहां पे फूड की प्रोडक्शन कम होगी और उसकी कंजप्शन ज्यादा होगी। और इसके अलावा इसके बरक्स जो है रूरल एरियाज हैं हमारे, वहां पे फूड ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इस वजह से वो सारा उसका एक पूरा साइकिल चलता है। आप लोगों ने बस इसको इतना की करना है कि जो अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से दो डिस्टिंक्ट एरिया क्रिएट हो गए हैं, क्या है, फूड प्रोड्यूसिंग और फूड कंज्यूमिंग।
नेक्स्ट है, अब हमारे बहुत सारा एग्रीकल्चर वेस्ट आता है जिसको हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कहते हैं। अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के रिलेटेड क्या है कि उनको हम यूटिलाइज कर लेते हैं, रीयूज कर लेते हैं, उनका कोई ऐसा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना लेते हैं जो कि नेक्स्ट हम उसको यूज करते हैं। उसमें जैसे कि ये जो सिट्रस वेस्ट है वो किसके लिए यूज करते हैं, पील ऑयल के लिए और पेक्टिन के लिए, जो कि जैम जेलीज वगैरह बनाने में यूज होता है। इसके अलावा जो वेस्ट और शुगर केन है उसको हम बेगास कहते हैं। ये क्वेश्चन ये सारे के सारे एमसीक्यूज आए हुए हैं पीपीएससी के पेपर्स में। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी हमारी जो फूड है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, यानी ये डिफरेंट विटामिन मिनरल्स, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हमारा आता है वाटर। अब जो वाटर है ये एक बेसिक मतलब सबसे मेन कंपोनेंट होता है किसी भी फूड का, किसी भी बॉडी का। ठीक है, इसको हम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और फूड टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि इसमें से क्या क्या चीजें आ सकती हैं। सबसे पहले आता है वाटर कंटेंट ग्राम पर 100 ग्राम। जो है ये इन मोस्टली जो है ना इन तीनों का रिपीट होता है। टोमेटो टोमेटो में कितने परसेंट मतलब इसका ग्राम बनेगा 93.5। कुकम्बर उसमें 95.1 है। इसके अलावा जो एप्पल है उसमें 84.7 है। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, जो कोई भी फूड कमोडिटी है उसमें वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो मोस्टली तीन उसकी थ्री फॉर्म्स होती हैं। एक होता है फ्री, फिजिकली और केमिकली बाउंड। अब जो नेक्स्ट फ्री, जहाँ पे भी वाटर फ्री होगा वो सबसे ज्यादा माइक्रोबियल यानी उसमें स्पॉलेज के चांसेस होते हैं। लेकिन जो फिजिकली होता है उसमें लेस चांस होता है, और केमिकली में बिल्कुल ही भी नहीं होता है, क्योंकि वो एक बाइंड फॉर्म में होता है और कि कब माइक्रोब्स तब अटैक करते हैं जब उनको फ्रीली वाटर अवेलेबल होगा, मॉइस्चर कंटेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उनको अवेलेबल होगी, इन्वायरमेंट फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा। अब जो फिजिकली अटैच होता है उसके आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। उसमें डिफरेंट फॉर्म आती हैं, उसमें जेल जेल फॉर्म यानी जेलिंग की तरह फॉर्म में, कोलाइडल सॉल्यूशन, डिस्पर्शन की फॉर्म में ये वाटर इस तरह बाउंड होता है। अच्छा, अब जो स्टेबिलिटी ऑफ फूड है वो वाटर को, वही जो मैंने ऊपर बात की है कि जितना वाटर कंटेंट उनको अवेलेबल कम होगा उतने स्पॉइलेज के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। अब कह रहे हैं कि अगर जहाँ पे केमिकली बाउंड वाटर होता है या किसी भी फूड में, वहां पे भी तो स्पॉइलेज होती है। उसकी मेन वजह होती है ऑटो ऑक्सीडेशन, जो उनके अंदर प्रेजेंट इंटर जो नेटिवली उनमें जो एंजाइम्स होते हैं उनकी वजह से वो होती है ऑटो ऑक्सीडेशन, उसको कहते हैं। अब नेक्स्ट एक एमसीक्यूज इसी तरह ही आया था कि जो नॉन आयनिक बट पोलर कंपाउंड्स होते हैं, तो वो नॉन आयनिक बट पोलर कंपाउंड में क्या आते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स और अल्कोहल्स। ये फिर भी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनमें। हाइड्रोजन, बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं देखने में ऑर्गेनिक होते हैं, क्योंकि ये एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल्स ये ऑर्गेनिक है। और हमने ये केमिस्ट्री में कहीं आप लोगों को मे भी याद हो कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ये वाली चीज के जो एक जैसे कंपाउंड होते हैं वो एक जैसे में ही डिसॉल्व होते हैं, जैसे पोलर वाले कंपाउंड्स पोलर में ही कम होते हैं। तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ही होगा, लेकिन ये ऑर्गेनिक होने के बावजूद पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लॉइडल सॉल्यूशन और कोर्स डिस्पर्शन, यानी ये आगे डिस्पर्शन की फॉर्म्स हैं के मॉलिक्यूल डिस्पर्स फॉर्म में पाए जाते हैं। वाटर में जो सोल्यूशन बनते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं। एक तो कंप्लीट होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक डिस्पर्शन होता है। आगे डिस्पर्शन में दो तरह की डिस्पर्शन होती है, एक होती है कोलॉइडल और दूसरी होती है कोर्स। अब इनमें बस मेन डिफरेंस जो आता है इनके पार्टिकल साइज का होता है। अगर 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक कोई भी जो हमारा सोल्यूट है उसका पानी में डिस्पर्शन होगी तो वो क्लॉइडल सोल्यूशन बना लेंगे। और अगर बस वो अबव 0.5 माइक्रोमीटर होगा तो वो कोर्स, नाम से जाहिर है कोर्स मतलब बड़ा सेंस में, ठीक है, तो वो उस तरह की डिस्पर्शन हो जाएगी। अब क्लॉइडल सॉल्यूशन में किस कौन सी एग्जांपल आती हैं, जैसे जैम, जेलीज और मिल्क। और इसी तरह जो कोर्स डिस्पर्शन होती है वो केचप की होती है, ये एग्जांपल है। ये इसी तरह आया था, केचप का रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो केचप है कोर्स डिस्पर्शन में से किस में होती है, जैम में होती है, जेली में होती है, केचप में, या नन ऑफ दी। तो उसका ऑप्शन था केचप। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास जेल, और नेक्स्ट है इमल्शन। इन दोनों में अब डिफरेंस क्या है मेन ना।
अभी आप लोग ये यहाँ पे पिक्चर है, इसको सबसे पहले देखें। आपके पास एक सॉलिड यानी सोल्यूट, ये जो डॉट्स बने हुए हैं ब्लैक कलर के, अब ये कॉन्टिन्यूस फेज में चल रहे हैं, यानी आप इसमें क्या है, अटैच है, इंटरमिंगल्ड है और इंटरैप्ड लिक्विड, यानी क्या, जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसमें मिक्स्ड है लेकिन एक इंटरमिंगलिंग फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं जेलिंग फॉर्म। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फेज ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्टिकल्स इंटरमिंगल विद कॉन्टिन्यूस वाटर फेज, ये इस तरह का अगर हमारे पास डिस्पर्शन होती है तो उसको हम जेल डिस्पर्शन कहते होते हैं। ठीक है, जो कि जैम जेलीज वगैरह में होती है। और इसके लिए हम जेलिंग एजेंट्स यूज करते हैं, जो जैसे कि कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, CMC, पेक्टिन, गम, कॉर्न स्टार्च, ये वाले जेलिंग एजेंट्स हैं जो यूज होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इमल्शन। इमल्शन होता है कि टू इमिसिबल लिक्विड जब हम उनको डिजोल्व करेंगे, तो ये है कि वो डिजोल्व कंप्लीटली तौर पे डिजोल्व नहीं होते, तो एक इमल्शन बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक डिस्पर्स फेज होती है और एक कॉन्टिन्यूस फेज होती है, और वो मिक्स क्यों नहीं हो पा रहे होते, इंटरफेशियल उनमें रीजन क्रिएट, जैसे ये आप लोगों को ये सर्कल नजर आ रहे होंगे, ये है डिस्पर्स फेज, यानी उनमें देखें आप लोगों को वाज़िया तौर पे क्या होगा, एक इंटरकनेक्शन तो नहीं कहीं पे भी नजर आ रहा है, एक सेपरेटली तौर पे डिस्पर्स्ड हुए पार्टिकल्स हैं। और ये इंटरफेशियल जो रीजन है, इसने उनके दरमियान एक बाउंड्री क्रिएट की हुई है कि वो एक दोनों इमिसिबल लिक्विड्स बन जाती हैं। अब इस चीज को खत्म करने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करते हैं, जो कि जो इंटरफेशियल रीजन होते हैं उनको रिमूव यानी लेसन करते हैं, थिन करते हैं, और वो दोनों जो पार्टिकल्स होते हैं, हमारी कॉन्टिन्यूस फेज और डिस्पर्स फेज जो होती है स्टेबल हो पाती है। इनमें मल्सीफाइंग एजेंट कौन से हैं? लेसिथिन है, सोयल एसिथिन एंड सोडियम फॉस्फेट होता है। मल्शियन और जेल में यही डिफरेंस होता है कि इसमें डिस्पर्स पार्टिकल सेपरेटली होते हैं, और उसमें जो हमारे पास जो सोल्यूट होता है वो भी एक कॉन्टिन्यूस फेज में होता है। और ये एग्जांपल्स आती हैं मल्शियंस की, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। याद रखना है कि जिसमें ज्यादा ऑयल कंटेंट होगा वो हमारे पास इमल्शन होती है वाटर इन ऑयल। जैसे हमारे पास बटर है, वो एक पूरा फैट होती है, और मार्जरीन वो भी, तो इसलिए हम पानी है किसमें? ऑयल में, ऑयल में पानी यानी वाटर इन ऑयल, इसकी ये इमल्शन बनती है। नेक्स्ट आता है ऑयल इन वाटर, जिसमें ऑयल कंटेंट फैट कंटेंट कम होगा वो हमारी ऑयल इन वाटर इमल्शन बनती है। जैसे मिल्क है, उसमें हमारे पास वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। इसी तरह मेयोनीज है एंड क्रीम है, ये हमारे पास आ जाती है ऑयल इन वाटर इमल्शन। नेक्स्ट अब जो हमारे पास है वाटर, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं, और इनमें से एक आधा उन्होंने फैक्ट्स पूछा है। ठीक है, इसमें जैसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना है, वो 18 है, जो कि हम तब से सेकंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, और आई होप से आप लोगों को ये याद होगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, अब न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें वाटर कितने परसेंट होता है? वो होता है 60 to 70%। इसके अलावा हमारी जो बॉडी में फैटी टिश्यूज होते हैं उसमें 20% होता है, हमारी बोन्स में 26% होता है, जो स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं उसमें 75% होता है, और सबसे ज्यादा जो वाटर कंटेंट हमारी बॉडी में होता है वो होता है ब्रेन में। और ये ब्रेन के रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि हमारी जो बॉडी है, हमारे ब्रेन है, उसमें कितने परसेंट वाटर कंटेंट पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि अब जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी बेस पे वेरी करती है, उसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं? क्लाइमेट, कि अगर जहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी जाहिर सी बात है वहाँ पे प्यास भी ज्यादा लगेगी। अगर और इसी तरह एज का फैक्टर आ जाता है, और टाइप ऑफ एक्टिविटीज आ जाते हैं कि जितना इंसान एक एक्सरसाइज कर रहा है जाहिर सी बात है उसकी एक्टिविटी बॉडी फिजिकली वर्क कर रही है, तो उसमें स्वेटिंग हो रही है, तो इस वजह से उसकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो इंक्रीज कर जाती है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये तीन मेन है। अब ये जो है सेडेंटरी वाला है, ये इसी तरह ये क्वेश्चन आया था PPSC में। आ सेडेंटरी मैन इन टेम्परेट इन्वायरमेंट में ओनली नीड वाटर पर डे। एक दरमियाने लेवल का आदमी, मतलब जिसकी इतनी कोई खास एक्टिविटी नहीं है, उसको हम सीडेंटरी कहते होते हैं, जो कि एक टेम्परेट इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो उसकी डेली की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है? वो होती है 2 लीटर, और ये कोई बनते हैं 8 से 12 गिलास पानी में इस तरह। ठीक है, अब एक ये चीज है कि अगर हम पानी में इसे डालते हैं तो वो एसिडिक क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन डोनर इंक्रीज कर देते हैं, H+ को हम कहते हैं प्रोटॉन्स। तो उसमें जितने ज्यादा वो क्या होगा, प्रोटॉन्स देने की एबिलिटी उसमें बढ़ जाती है, इस वजह से उसकी नेचर एसिडिक हो जाती है, उसकी pH लो हो जाती है। दूसरा आ जाता है व्हेन अल्कली ऐड इन वाटर
जब हम अल्कली को ऐड करते हैं तो वो क्या करती है, इंक्रीज प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब फर्क दोनों में क्या है, एसिड कब होगा, प्रोटॉन डोनर जब वो बनेगा, और अल्कली कब बनेगी, जब वो प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी जब वो प्रोटॉन को बाइंड कर लेगा तो जाहिर सी बात है उसकी पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और इंक्रीज पीएच को हम अल्कली नेचर कहते होते हैं। दैट्स ऑल। अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा सबको कि देखें, हम कोशिश करेंगे कि जो बेसिक कंटेंट्स हैं वो तमाम के तमाम कवर हों। जो बेसिक किताब है एफ एफएसटी की वो भी कवर हो, और जो जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बैचलर्स लेवल पे, उनकी बेसिक्स भी अच्छी तरह कवर हो। लेकिन आप लोगों ने जस्ट इन लेक्चर्स तक नहीं रहना, आप लोगों ने खुद भी अपनी भी एफर्ट करनी है। जस्ट ये नहीं रहना कि बस एक लेक्चर ले लिया तो काफी है, ठीक है टेस्ट दे लिए तो काफी है। आप लोगों ने खुद भी एफर्ट करनी है, और आप लोगों ने खुद ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। ठीक है। जी मैम। अच्छा, मैं आप लोग को ना वो मटेरियल मैं लास्ट में ही दूंगी, यहाँ पे मैं मुझे लगे ना कि अब नहीं आप लोगों को ये वाली चीज देनी है, यहाँ पे आप लोग इस चीज को लेके चलो। अब जैसे मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया था कि मैंने ये वाला चैप्टर कवर कर दिया है, तो आपने उसको गो थ्रू करना है। तो ये था, मैंने उसमें से बहुत जो मुझे मेरे एंड पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने स्लाइड पे मेंशन की थी, जो मेरे एंड पे मुझे लग रहा था कि थोड़ी बहुत उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बाकी आप लोगों ने अपने एंड पे खुद से गो थ्रू करना है। बाकी जो मटेरियल होगा, जो एक्स्ट्रा बेसिक टर्म्स होंगी या कोई भी उसके रिलेटेड होगा, वो मैं आप लोगों को लाजमी शेयर करूंगी। जो लोग असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 1000 रुपी फी पे करेंगे। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले पीपीएससी का बैच ज्वाइन किया हुआ है, उनके लिए फ्री है। ठीक है, उनके लिए फ्री है। और कल से आप लोगों का टेस्ट भी होगा। मैं मैम को कह दूंगा कि इनसे इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो टॉपिक बता देंगी आपको, तो उसका फिर आपका कल टेस्ट भी होगा। तो व्हाट्सएप नंबर है 03004219 263। तो मैम आप इन्हें बता दें कि आज जो ये लेक्चर हुआ है, ये किस चीज़ को हमने कवर किया। अच्छा, आज जो है ये मैंने जो बेसिक बुक है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसका चैप्टर नंबर 4 था, जिसमें उसकी सारी इंडस्ट्रीज को बताया हुआ था। आपने उनको एक दफा देख लेना कि जो मेन इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, किस चीज के लिए, बेवरेज के लिए, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मीट या पोल्ट्री, उसके रिलेटेड है। और नेक्स्ट था चैप्टर नंबर 5, जिसमें उसकी सिग्निफिकेंस बताई हुई थी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ ही ये चैप्टर नंबर 6 का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये वाटर, उसको मैंने कवर किया अभी फिलहाल, ताकि आप लोगों को पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम मिले। और ये अच्छा, जो अब वाटर पूरा का पूरा चैप्टर तो आपने, हम यहाँ पे। अच्छा सॉरी, अच्छा नहीं आप बता दें, मैं फिर बता देती हूँ। जी जी मैम, आप बोले। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो ये वाटर है, अब ये मैंने जस्ट ये इसके बेसिक बुक फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैंने इसको न्यूट्रिशन वाले जो बुक है वहां से भी कंसल्ट किया था। तो आपने वाटर का सिर्फ यहाँ से नहीं करना, बल्कि वहां से भी वो चैप्टर पढ़ना है। वो वहां पे न्यूट्रिशन की बुक में कंप्लीट चैप्टर है, और वो है चैप्टर नंबर 2। अच्छा, पूरा पूरा चैप्टर तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम भी नहीं होगा। तो ये आपको जो है वो उसका मेन मेन पॉइंट्स चैप्टर के बताए गए हैं, ताकि जो उसमें मेन चीजें हैं वो आपको पता चल जाएं। ठीक है। तो पूरा पूरा चैप्टर की अगर रीडिंग करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि आपने जस्ट इन लेक्चर्स तक नहीं रहना,
इससे एक्स्ट्रा जितना ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं उसे पढ़ें। ठीक है। अगर आप कोई सोर्सेज पूछने हैं तो आप पूछें, मैम अवेलेबल हैं। जिस जिस कंटेंट की बुक्स वगैरह पूछनी है पूछें। ठीक है। तो आप खुद भी, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको खुद भी ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी बंदे के पास चले जाएं, किसी भी एकेडमी के पास चले जाएं, 10 लाख रुपए भी किसी को फी पे कर दें, आपकी तैयारी तब तक नहीं होगी जब तक आप खुद खुद एफर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तब तक आपकी तैयारी नहीं होगी जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे। अब कल टेस्ट हुआ है सीट सर्टिफिकेशन ऑफिसर का। तो सीट सर्टिफिकेशन ऑफिसर में जो सर इत्तेशाम पढ़ा रहे थे, उन्होंने अपने लेक्चर में कहा था कि आपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को लाजमी करना है। उन्होंने पढ़ाया नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को लाजमी करना है। अब उसमें से कल टेस्ट टेस्ट में क्वेश्चंस आ गए, और एक लड़का जो था वो कल लड़ने लग गया कि आपने जो है वो पढ़ाया नहीं था, मतलब मुझे कहने लग गया कि आपने वो पढ़ाया नहीं था, ये वो वगैरह। देखिए, कुछ चीजें होती हैं वो आपको खुद भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। तो आप एक दफा ये लेक्चर लिया, आपको मेन मेन पॉइंट्स पता चले, इसके अलावा खुद भी उस चैप्टर को एक दफा रीड जरूर करें। और आपके 5वें सेमेस्टर, छठे सेमेस्टर, 7वें सेमेस्टर के जो नोट्स हैं उनको निकाल लें, स्पेशली उन चीजों को जो जो फूड सेफ्टी से लिंक्ड है। यानी पंजाब फूड अथॉरिटी का जो काम है, उससे जो लिंक्ड लिंक चीजें हैं उनको तो लाजमी आप करें। ठीक है। फूड क्वालिटी फूड क्वालिटी को भी बहुत अच्छी तरह करें। फूड क्वालिटी में से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आने हैं। तो आप लोगों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा खुद भी एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। और ये है कि आप हमारी ये जो मेन बेसिक कैटेगरी की जितनी भी बुक्स हैं जिसमें मीट टेक्नोलॉजी आ जाता है, ये फूड साइंस है, जो बेसिक चले वो मीट टेक्नोलॉजी तो ज्यादा वो स्पेसिफिक में आ जाता है ना, कि वो एमफिल में जाके हमें पढ़ाते हैं, या अगर आप लोगों ने बीएस में पढ़ी है तो वेल एंड गुड है। तो ये है कि ये फूड प्रिजर्वेशन है, न्यूट्रिशन है, ये अगर आप लोग बुक्स अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपका 70% मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ जो पेपर है वो इजीली क्लियर हो जाएगा और आप लोग को सारी चीजें कवर होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आज की क्लास को एंड करता हूँ। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, मैम आपका लेक्चर हो गया एंड। जी मेरा तो लेक्चर आज के लिए एंड है। मैं असल में ये था कि अभी स्टार्टिंग पे काफी बच्चों ने पढ़ना भी छोड़ा होता है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा इसको स्लो लेके चल रही थी। अब नेक्स्ट से जो है, अब मैंने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वो एक ही लेक्चर में मैंने कंप्लीट करवा देने हैं। अब मैं कह रही थी ये फर्स्ट 2 लेक्चर्स हुए हैं जो कि सबके लिए थे। नेक्स्ट अब ये है कि कुछ जो स्पेसिफिक लोग होंगे, या सबको पता लग जाएगा कि अब हमने ग्रुप ज्वाइन करना है या नहीं करना है, डिसाइड कर लेंगे। तो उसके बाद फिर वो हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉपर वे से। जी ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज की क्लास को जो है मैं एंड करता हूँ।